हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सलाम इश्क मेहरबा का सीजन 2। तो चलिए नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। सुबह अकदस की आंख देर से खुली थी। उसने अंगड़ाई लेते बेड की दूसरी साइड देखा तो वहां कोई न था, लेकिन अपनी ज्वेलरी ड्रेसिंग टेबल पर और बड़ा दुपट्टा जो इसके जोड़े का था जिसको पहने हुए वो सो गई थी, वो सोफे पर पड़ा देखा तो चौंक उठी थी। उसको अच्छे से याद था उसने कुछ भी ना उतारा था। तो क्या ये सब आतिश ने? ये ख्याल बिजली की तेजी से उसके दिमाग में आया था, लेकिन वो वहां ना था जिस पर वो शुक्र का सांस लेती बेड से उठकर अपने बेग की तरफ बढ़ी। वहां से एक मुनासिब जोड़ा निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। 20 मिनट बाद जब वो फ्रेश होती बाहर आई तो कमरे में इशार को देखकर चौंक गई, जो ब्लैक नाइटी में मबलूस थी, जो उसके पाँव को छू रही थी। हो गई आपकी सुबह? ईशान ने काफी खुशगवार लहजे में उसको देखकर पूछा। जी, अकदस ने मुख्तसर बताया। नाश्ता मैंने तुम्हारे लिए सेट करवाया है, नीचे आकर खा लो। और तुम्हें तुम्हारी तन्हाई मुबारक हो। माशाल्लाह से इस सोने के पिंजरे में तुम भी कैद हो चुकी हो। आज तुम्हारा पहला दिन था तो सोचा मैं तुम्हें कंपनी दे देती हूँ, फिर तो मैं भी अपने काम से बाहर जाऊंगी। ईशान ने बेड पर चट लेटकर उससे कहा तो अपने गीले बालों को तौलिए से आज़ाद करवाती वो उलझनज़दा नजरों से उसको देखने लगी। उसने जो कुछ उससे बोला था वो सब बातें उसके सर पर से गुजर रही थीं। हम आपकी बात का मतलब जान नहीं पाए, अकदस ने संजीदगी से कहा। कैसे समझोगी, अभी तुम्हारा पहला दिन है ना, इशाल हंसकर बोली। आंटी कहाँ हैं? अकदस ने वर्दा लुगारी के मुतालिक पूछा। मेरी मॉम सोशल वर्किंग वूमेन है, घर में कम और बाहर ज़्यादा मिलती हैं। कभी कभार तो पहचान ही नहीं पाती कि ये मेरी माँ है। खैर, और जो हमारे डैड मोहतरम हैं वो कल रात के फंक्शन के बाद दूसरी कंट्री जा चुके हैं। उनको अपना कोई ज़रूरी काम था वहाँ। और अब आते हैं तुम्हारे शोर नामदार की तरफ। वो तो पहले भी घर में टिकता ना था, और अब खैर से अपने इतने स्पेशल डे पर भी वो नहीं है यहाँ। तो मेरा ख्याल से तुम्हें उसके आने का 1-2 माह इंतज़ार करना पड़ेगा, काफ़ी मूडी है वो। इशाल के एक ही बार में उसको तफसील से बता दिया था। अकदस को हैरत हुई थी। तो यहाँ कोई नहीं बड़ा? अकदस ने पूछा। ना, अशाल ने अपना सर नफी में हिलाया। आप सब साथ नहीं होते? बाहर तो जरूरी काम से जाया जाता है ना, वरना तो लोग अपने घरों में होते हैं। अकदस को समझ में नहीं आया कि वो कैसा रिएक्ट करे। मिस्टर लुगारी और मिसिस लुगारी को आए दिन जरूरी काम होते हैं। खैर, यहाँ मुलाजमिन बहुत है, कुछ चाहिए हो तो उनसे मांग सकती हो, या फिर मेरा मफीद मशवरा मानकर तुम भी मॉम के साथ रहा करो। बोर होने से अच्छा होगा उनके साथ रहोगी तो तरह तरह के लोग मिलेंगे तुम्हें। पार्टीज में जाओगी तो पार्टी को एंजॉय करोगी, वाइन शाइन पियोगी, डांस वगैरह करोगी, ताश खेलोगी, गोसप होगा, फुल एंजॉयमेंट होगी। ईशान ने कोहनी के बल लेटकर उसको अपने मुफीद मशवरों से नवाजा तो गिरने के डर से अकदस ने पास पड़े स्टूल का सहारा लिया था। वो उस पर बैठी इशाल को देखने लगी जो अपने नाखून को खुरच रही थी। हमें अकेले रहने की आदत नहीं, हमारी हवेली के अफराद बहुत होते हैं जिनसे बातें करते हुए वक्त के गुजरने का पता नहीं चलता था। वैसे भी हमारी हवेली में गांव के लोगों की आमद रफ्त हर वक्त जारी होती है। हमारी उनमें कुछ सहेलियां भी होती हैं, अकदस उसको देखकर बताने लगी। तुम्हारे वालिदैन ने वैसी बड़ी ज्यादती की है तुम्हारे साथ जो यहाँ तुम्हारी शादी करवाई, इशाल ने अफसोस का इजहार किया। यहाँ कोई आता जाता नहीं? एक ख्याल के तहत अकदस ने पूछा। मॉम डैड में से कोई घर में होता तो उनके फ्रेंड्स आते, अलबत्ता आतिश अपने दोस्तों को कभी घर में नहीं लाता, वो बाहर ही उनसे मेल जोल रखता है, इशाल ने बताया। और आपके दोस्त? अकदस ने उसको देखकर पूछा। मेरा कोई दोस्त नहीं, 4 दिन से ज्यादा मेरी किसी से बनती नहीं। एक बेस्ट फ्रेंड था सैंडी, उसको आतिश ने मारा था, उसके बाद वो मुझसे अपनी फ्रेंडशिप खत्म कर चुका है, इशाल ने बताया। उसने आपके दोस्त को क्यों मारा? अकदस को समझ में नहीं आया। मुझे जो चीज़ पसंद होती है, मैं जिसके बहुत क्लोज होती हूँ या जो मेरे दिल के करीब होता है, उनको मेरी ज़िंदगी से निकालना आतिश का फेवरेट मशगला है, इशार ने बताया। ये क्या बात हुई? आप उसकी छोटी बहन हो? अकदस को जैसे यकीन ना आया। यही बात है। जब मैं 12-13 साल की थी तब मेरा एक डॉगी होता था, उसको आतिश ने जहर देकर मार दिया था। मेरी एक क्यूट ममना होती थी, उसको आतिश ने टेरिस से नीचे फेंक दिया था, सो वो मर गई। मेरे जो फेवरेट खिलौने होते थे उसको आतिश तोड़ दिया करता था। और सबसे बड़ी बात, जो मेरी आया थी ना निगत बुआ, उसको आतिश ने जिद करके यहाँ से निकलवा दिया। उससे मैं हर बात शेयर करती थी, लेकिन वो चली गई तो मैं लोनली लोनली सी हो गई। बचपन से उसको ना मुझसे खुदा वास्ते का बैर है, ईशान ने अपनी जगह से उठकर उसको बताया।
آپ نے کبھی اس کی شکایت نہ کی؟ اقدس کو افسوس ہوا۔ میرے موم ڈیڈ کے پاس وقت نہیں ہوتا، ہمیں وہ ملازموں کے ہاتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ قسمت سے اگر ہوتے تو میں جب ان سے شکایت لگاتی تو جواب میں کہتے اگنور کرو، بڑا بھائی ہے تمہارا، تمہاری ایک چیز ٹوٹی تو ایسی دو اور خرید لو۔ اشال کے چہرے پر عجیب قسم کی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آتش نے کبھی تمہیں سوری نہیں کہا؟ اقدس نے پوچھا۔ آئی ہیٹ ہم ویری مچ۔ مجھے اس کا سوری نہیں چاہیے، اس کے سوری کا اچار تھوڑی نہ ڈالنا تھا۔ ویسے بھی وہ مسٹر کول آتش لغاری ہے جو غلط ہو کر بھی غلط نہیں ہوتا۔ وہ کسی کو سوری بولے ایسا اس کی ڈکشنری میں کسی صفحے پر نہیں لکھا، اشال نے سر جھٹک کر بتایا۔ لیکن وہ غصہ نہیں کرتا، ہم نے نوٹ کیا ہے۔ کل رات والا واقعہ اس کو یاد آیا تو تھوڑی ہچکچاہٹ سے پوچھا۔ آتش کے غصے کی انتہا نہیں ہوتی تھی، وہ پورا جنگلی بن گیا تھا۔ لوگوں کو بلا وجہ مار کر اس کو خوشی محسوس ہوتی تھی، مطلب بچپن سے وہ بہت چیختا چلاتا تھا جب کوئی اس کا کام اس کی مرضی سے نہ کرتا یا پھر دیر لگاتا تھا، چیختا چلاتا، چیزوں کو توڑتا پھوڑتا۔ اس کی دماغی حالت تبھی سے تھوڑی بگڑی ہوئی تھی، لیکن پھر وہ ان چیزوں کا عادی بن گیا تھا۔ پھر ڈیڈ کو خیال آیا کہ اس کا ایک بیٹا ہے جو ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، تو جب آتش 16 سال کا تھا تو کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا۔ 2 یا 3 ماہ اس کا ٹریٹمنٹ تھا۔ پھر جب وہ واپس آیا تو کافی بدلاؤ سا تھا اس میں، یعنی پہلے وہ ہنستا نہ تھا، بات تو سمجھو کرتا ہی نہ تھا، ہوں ہاں کے علاوہ مجال تھا جو وہ اپنے منہ سے کچھ اور الفاظ نکالتا، لیکن پھر اچانک سے اتنی باتیں کرنے لگا کہ ہر ایک کی ناک پر دم کر کے رکھتا۔ وہ اینگری مین سے ہنس مکھ باتونی سا بن گیا، جس طرح وہ کول کہتا ہے پھر واقعی میں کول بھی بن جاتا ہے۔ میں تب سے یہی سوچتی ہوں کہ اس کی دماغی حالت پہلے خراب تھی یا اب خراب ہے۔ اشال نے پہلے حیران ہو کر پھر الجھن آمیز لہجے میں اس کو بتایا۔ یہ کیسے؟ تو کیا اس کو اب بالکل بھی غصہ نہیں آتا؟ اقدس کو یقین نہ آیا۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اس کو غصہ آئے، لیکن پتہ ہے اگر مرد اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ جائے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ پھر ہر چھوٹی بڑی بات کو مثبت سوچ کر اگنور کرتا ہے۔ آتش بھی غصے پر ضبط کرنا جان گیا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر وہ اپنا آپ کھو دیتا ہے، اشال نے بتایا۔ کون سی ہیں وہ چیزیں؟ اقدس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ خیریت ہے؟ بیویاں یہ جاننے کی کوششوں میں ہوتی ہیں کہ کیسے اپنے شوہر کے غصے کو کنٹرول میں لائیں، اور یہاں تم یہ جاننے کے لیے بے چین ہو کہ اس کو غصہ کس وجوہات پر آتا ہے۔ اشال اب ٹھٹک سی گئی تھی۔ ایسی بات نہیں، دراصل ہم اس لیے جاننا چاہتے ہیں تاکہ وہ کام ہم نہ کریں۔ اقدس نے اپنے تاثرات پر قابو پائے بولی۔ وہ اپنی چیزوں کے لیے خطرناک حد تک پوزیسو ہے، پھر چاہے وہ یہ تقیہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایشان نے شانے اچکا کر بتایا تو اقدس جیسے ساری بات جان گئی تھی۔ کسی اور چیز پر نہیں آتا؟ اقدس نے پوچھا۔ آتا ہے لیکن ضبط کر جاتا ہے، پر اپنی چیزیں کسی اور کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کا ازلی غصہ اودھ آ جاتا ہے۔ ایشان نے ہاتھ جھاڑ کر بتایا، اور ابھی وہ اٹھ کر جانے لگی تھی کہ فرش پر خون کی سوکھی بوندوں کو دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ یکایک نظر پھر ڈریسنگ ٹیبل پر موجود چھری پر گئی تھی جس میں خون لگا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس نے اقدس کو دیکھا جو صحیح سلامت تھی۔ اس کا دھیان پھر آتش کی طرف گیا۔ تم نے آتش کو کچھ کیا کیا؟ اشال نے سنجیدگی سے اس کو مخاطب کیا تو وہ جو اپنے خیالوں میں تھی چونک کر اشال کو دیکھنے لگی۔ نہیں تو کیوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اقدس ہکلائی تھی۔ یہ خون کس کا ہے؟ اور نائف یوں خون میں کیوں ہے؟ اشال نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ خون نہیں، انار ہے، یقین نہیں آتا تو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں۔ اس کے ایسے انداز میں پوچھنے پر پہل وہ گھبرا سی گئی تھی، لیکن خود کو جلدی سنبھال کر اس نے بہانہ بنا کر اس سے کہا تو اشال نے 1000 منہ کے زاویے بنائے تھے۔ نو تھینکس، اتنا کہتی وہ جانے لگی، لیکن پھر دروازے پر ہاتھ رکھ کر وہ پلٹ کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ جیسے نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، اس نے اپنی اصل پہچان کو خود پر کھول چڑھا کر چھپا لیا ہے۔ اب اگر تم اس کو کھرید کر اس کا کھول ہٹانے کی کوشش کرو گی تو اپنا نقصان کرو گی۔ 32 سال کا ہے وہ، دیکھنے میں کم عمر نظر آتا ہے، لیکن خود سوچ کر بتاؤ کون سا ایسا مرد ہے جو اپنی عمر کے اس حصے میں دماغ گھمانے والی باتیں کرتا ہے۔ اشال نے سنجیدگی سے کہا تو اقدس چپ رہی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا یہ بات اس نے اس سے ایسے کیوں کہی تھی۔ اللہ نے دماغ اس کو زیادہ دیا ہے۔ اشال کے جانے کے بعد وہ بڑبڑائی تھی۔ اگر مرد باتونی ہو تو وہ باتونی ہی رہتا ہے، عمر چاہے جو بھی ہو۔ اب آریان خالق کی مثال سامنے ہے، کبھی سیریس نہیں ہوتے۔ اقدس کو آریان کا خیال آیا تو سر جھٹک کر بولی۔
अलमान के कमरे में इस वक्त गहरी खामोशी का राज था। कमरे में 4 अफराद थे, उसके बावजूद किसी ने भी बात करने में पहल ना की थी। एक तरफ बेड पर येलो गोल गले वाली शर्ट और ब्लैक पैंट में मबलूस अलमान सर झुकाए खामोश बैठा था, तो दूसरी तरफ सोफे पर सिकंदर खामोश बैठा हुआ था और एक जुहान जो दीवार से टेक लगाए खड़ा था। फिर एक रायान था जो चाहने के बावजूद कुछ बोल नहीं पा रहा था। उनकी जिंदगी का ये पहला दिन था जब वो यूं इकट्ठे थे और कोई बात नहीं कर रहा था। वो चारों जब साथ होते तो हमेशा हल्लो गुल्ला लगा रहता था, पूरे कमरे का नक्शा ही बदल कर रख लेते थे। यहाँ गुजरा वो आखिरी दिन उनको याद आया जब उन्होंने अरमान को सच किया था, जब उन्होंने बहुत मस्ती की थी। फिर आज जाने कैसी झिझक थी जो उनके आड़े आ रही थी। वो पहले की तरह झप्पी मारे एक दूसरे के गले नहीं लगे थे और ना उससे कोई सवाल किया था। जाने क्या वजह थी, शायद अब वो पहले की तरह टीनेजर ना रहे थे, बड़े हो गए थे और अब उनको एहसास हुआ जैसे वो मैच्योर बन गए हैं और उनकी इनमेच्योरिटी ने उनको एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया। वो सालों बाद यूं खामोश होकर मिलेंगे, ऐसा तो किसी ने भी सोचा ना था। एक तरफ अरमान सोच रहा था कि वो यूं खामोश क्यों थे, तो दूसरी तरफ उन तीनों को अरमान की इस कदर संजीदगी की वजह समझ नहीं आई थी। संजीदा वो पहले भी रहता था, लेकिन आज उसकी संजीदगी में एक अलग रौब सा था। वो खुल कर कोई बात उससे करने से कतरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने माथे पर नॉन लिफ्ट का बोर्ड लगाया है। तुम काफी चिकने हो गए हो। येलो रंग में उसकी रंगत लड़कियों की तरह चमकती धमकती देखकर रयान जो एक्सरे करती नजर से उसको देख रहा था, वो बोले बगैर न रह पाया। जबकि उसके ऐसे कमेंट पर जुहान ने एक नज़र अरमान को देखकर सिकंदर को देखा, तो उसने भी एक नज़र अरमान पर डाले जवाबन गर्दन मोड़कर जुहान को देखा, जिस पर उसकी हंसी छूट गई थी। लेकिन जल्द ही उसने अपनी हंसी को खांसी में बदल दिया था। मेरे कहने का मतलब था कि इन 6 सालों में खालू असीर का अक्स बन गए हो। रयान ने अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव करके उसकी तारीफ की, लेकिन फिर भी खामोशी का दौरानिया बढ़ गया था। शायद अरमान उनसे कोई बात नहीं करना चाहता था। मान बाबा, आपसे मिलने एक लड़की आई है, जेनी नाम बताया है, मुलाजिम ने उसके कमरे का दरवाजा नॉक करके बताने लगा, तो अरमान बिना किसी की तरफ देखे कमरे से बाहर निकल गया। पीछे उन तीनों ने हैरत से उसकी फुर्ती को देखा था। सबसे पहले रयान में गैरत सी जागी कि वो बस उसका कज़न या दोस्त नहीं बल्कि बहनोई भी है। तभी फर्श पर जोर से पाँव मारता वो भी कमरे से बाहर निकल गया था। पीछे अब बस सिकंदर और जोहान थे। यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारने से अच्छा है जेनी को देख ले कि वो है कौन। अब सिकंदर ने सोच में गुम जोहान को देखकर कहा, तो वो सर असबाब में हिलाता दरवाजे की तरफ बढ़ा, तो सिकंदर भी उसके पीछे गया। अभी वो हॉल में जाने लगे थे कि रेलिंग के पास रयान को देखकर वो उसकी तरफ आए। जोहान रयान के बाएं तरफ खड़ा हो गया, तो सिकंदर दाएं तरफ, फिर रेलिंग के नीचे देखा जहां हॉल में अरमान के साथ काफी मॉडर्न लड़की खड़ी मुस्कुराकर कोई बात कर रही थी। ये लड़का जो गुल छड़े उड़ा रहा है वो ना मेरी बहन का आधा शौहर है। पूरा शौहर बनने की बारी आई है तो किसी और के साथ हाथ पकड़ लिया। रैन ने अरमान पर नजरें जुमाए उन दोनों से कहा, तुम्हारी वो बहन हमारी भी कुछ लगती है। उन दोनों ने जितासी नजर से उसको देखकर कहा, तो तुम नालायकों ने अब तक उसके लिए क्या किया है। अपने दोनों हाथ खड़े करके उनके सर पर थप्पड़ मारकर रयान ने दांत पिसकर कहा, तो वो दोनों खा जाने वाली नजर से उसको देखने लगे। हमने कुछ नहीं किया तो तुमने क्या उखाड़ लिया अभी तक। सिकंदर उसको देखकर तंजिया आवाज में बोला, फॉलो मी। रयान उनको अपने पीछे आने का इशारा करता सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। इसके ज्यादा पढ़ नहीं निकल आए। सिकंदर रयान की पश को घूरता जुहान से बोला, डोंट नो, अभी चलो नीचे। जुहान ने शाने उचकाकर कहा, तो सिकंदर उसके साथ हॉल में आया जहां सब बड़े भी मौजूद थे। मान, ये लड़की कौन है? ये सवाल सबसे पहले करने वाली मिशा थी। खाला, ये मेरी फ्रेंड है, अरमान ने बताया। हेलो, मेरा नाम जेनिफर है और मैं लंदन से यहाँ मानी से मिलने आई हूँ। जेनी ने मुस्कुराकर कहा। मानी? रयान की सुई तो एक बात पर अटक सी गई। इतनी दूर से आकर मिलने की कोई खास वजह? मिशा ने संजीदगी से अगला सवाल किया, तो वो खामोशी से अरमान को देखने लगी। हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, तो ये बस वही देने आई हैं, अरमान ने संजीदगी से बताया। बेटा आप आओ बैठो। फाहा को ख्याल आया तो जल्दी से कहा, नो आंटी थैंक्स, मैं ज़रूरी काम से जाने वाली थी, सोचा पहले मानी को उसकी अमानत वापस करती जाऊं। जेनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपको गेट तक छोड़ आता हूं, अरमान ने कहा।
श्योर, वो जवाबन मुस्कुराकर बोली तो अरमान उसको लिए हवेली से बाहर आया था। लॉन में पहुंचे तो जेनी ने उससे कहा, सॉरी, मुझे यूं तुम्हारी हवेली में नहीं आना चाहिए था। सब लोग जैसे तुम्हें देख रहे थे, मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने गलती कर दी। ऐसी कोई बात नहीं, बस हम सालों बाद आए हैं तो उन सबके दिमाग में तरह तरह के सवालात हैं, अरमान ने संजीदगी से बताया। तो तुम्हें चाहिए कि मिल बैठकर उनके सवालों का जवाब दो। जेनी ने उसके बाजू पर हाथ रखकर रसानियत से कहा। तभी गेट का दरवाजा खुला था और गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी, जिस पर उन दोनों का ध्यान उनकी तरफ गया था। गाड़ी से व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट में मलबूस लड़की को आता देखकर अरमान को अजनबा हुआ था, जिसके बाल खुले हुए थे और ऊपर चश्मा लगाया हुआ था, और वो पुरएतमाद अंदाज में उनकी तरफ से आने लगी थी। ये कौन है? सामने से आती लड़की को देखकर जिनी ने 27 लहजे में उससे पूछा, जिस पर अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो बस यकटक उसको देख रहा था जो एन उसके रूबरू आती, चश्मे को आंखों पर चढ़ाए उसकी साइड से ऐसे गुजर गई थी जैसे उसको या उसके साथ खड़ी जेनी को देखा ही ना हो। ये मिस एटीट्यूड कौन थी? जेनी को उसका यूं सलाम किए बगैर जाना हैरान कर गया था। आपकी गाड़ी कहाँ है? अरमान ने खूबसूरत तरीके से उसकी बात को घुमाया था। वो मैं अंदर नहीं लाई, जेनी ने बताया तो वो महज सर असबाब में हिला पाया था। जेनी को गाड़ी तक छोड़ आने के बाद वो हवेली में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उस पर नजर गई, जो फहा और मिशा के दरमियान में बैठी उनकी किसी बात का जवाब दे रही थी। ऐसे क्यों देख रहे हो उसको? रयान अरमान के पास आता उसकी नजरों का ताक़ुब किए बोला। ईशा का हिजाब कहाँ गया? अरमान ने जो उसकी बात पर पूछा उस पर वो चौंक कर ईशा को देखने लगा, जो वेस्टर्न लिबास में थी। हिजाब? वो आहिस्तगी से बड़बड़ाया। हाँ हिजाब, वो तो बगैर हिजाब के बाहर आती जाती ना थी, और घर में भी जब हिजाब ना हो तो दुपट्टा उसके पास लाजमी होता था। तो अब वो सब कहाँ हैं? ऐसे ड्रेसिंग तो उसको खाला ने बचपन में भी करने ना दी थी कि कहीं उसको ऐसे लिबास की आदत ना हो जाए। हमेशा वो ट्रेडिशनल हुलिये में होती थी। अरमान काफ़ी उलझन आमेज लहजे में बोला तो अरियान खामोश रहा। उसके पास कोई जवाब जो ना था। वो तो खुद अनजान था कि ईशा में इतना बदलाव कैसे, और मीशा अरियान ने उसमें वो बदलाव आने कैसे दिया। डोंट नो। रयान गहरी खामोशी के बाद बस यही बोल पाया तो अरमान ने चौंक कर उसको देखा। हमारे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? अरमान ने बगौर उसके तासुरात को जांच कर पूछा तो रयान ने मुख्तसर लफ्जों में उसको सारा कुछ बताया तो अरमान खामोश हो गया। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना फहा को लगा था कि तुम नाराज होगी। फहा मुस्कुराकर ईशा को देखकर बोली, खाला को ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ गया। उनको जो केस है उनमें वो बिजी रहती हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आ जाती हूँ। ईशा जवाबन मुस्कुराकर बोली, अच्छा किया। मिशा उसको अपने साथ लगाए बोली तो ये मंजर अरमान को हजम ना हुआ। माँ बेटी में तो इसने बस तू मैं होती देखी थी, और अब ऐसा प्यार देखकर वो उसको लगा कि बाकी वक्त अब पहले जैसा ना रहा। मिशा जैसी अपनी सुलझी हुई तबीयत की बेटी चाहती थी, उसको वैसी बेटी मिल गई थी, तो अब वो क्यों ना उस पर प्यार निछावर करती। चंद दिन बाद आतिश घर वापस लौटा तो हमेशा की तरह गहरी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया था। वो अपनी चीज़ें मुलाजिम को देकर कमरे में रख आने का कहता खुद किसी से कॉल पर बात करने लगा था। 20 मिनट बाद कॉल से फारिग होता वो अपने कमरे में आया तो मुलाजिम ने बेड पर इस्त्रीशुदा शलवार कमीज उसके लिए रखे हुए थे। यह हटाओ, आज मैं क्लब जाने वाला हूँ तो ऐसे ड्रेसिंग नहीं कर सकता। कमरे में मौजूद सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा आतिश मसरूफ लहजे में उससे बोला, जिसका नाम हसन था। आतिश बाबा, वो कपड़े सारे तो छोटी बेगम साहिबा ने बाहर फेंकने का बोला था, हसन ने बताया तो पल भर में उसकी भी पेशानी शिकन आलूद हुई थी। कौन बेगम साहिबा? और यहाँ किस में इतनी जुर्रत आ गई कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी चीज़ों पर छेड़छाड़ करे? वो अपनी जगह से उठता वो गुस्सैले लहजे में बोला, माजरत आतिश बाबा, लेकिन वो आपकी बीवी थी तो मैंने सोचा आपने उनसे कहा होगा। हसन डर कर बोला, कौन बीवी? आतिश के सर पर से गुजरी थी उसकी बात। आपकी बीवी जिसको आप ब्याह कर लाए थे। हसन ने उसको देखकर कहा तो आतिश को चौंक पड़ा। बीवी? वो ज़ेरे-लब बड़बड़ाया था। अरे हाँ, मेरी तो शादी हो चुकी है ना। आतिश अपनी अकल पर मातम करता बोला। वो तो सिरे से भूल गया था कि उसकी अब एक अदद बीवी भी है। आप अपनी शादी का भूल गए? हसन को जैसे यकीन न आया। सामने खड़ा वो पहली बार ऐसे शख्स को देख रहा था जिसको ये तक याद ना था कि उसकी शादी हो चुकी है। शादी भी वो जो उसने अपनी मर्जी से की थी।
ज्यादा मत बोलो और ये बताओ कहाँ है वो। आतिश उसको घूर कर बोला। वो कौन? हसन नासमझी से उसको देखने लगा। मेरी बीवी और कौन? आतिश ने पूछा, क्योंकि कमरे में तो उसको नजर न आई थी। जी वो कुछ दिन पहले यहाँ से अपने मैके चली गई थी। हसन ने बताया। क्या मतलब मैके चली गई थी? क्या वहां से कोई आया था? और वो किसकी इजाजत से गई? आतिश का पारा हाई हुआ था। इजाजत वो किससे लेती? यहाँ तो कोई था नहीं। इशार बीबी भी 3 दिनों से घर नहीं आई। शायद वो तन्हाई से उकता गई हो, क्योंकि नई नवेली दुल्हन को कोई अकेला तो नहीं छोड़ता। हसन कुछ ज्यादा ही बोल गया, जबकि आतिश को एहसास हुआ कि वो शादी के अगले दिन चला गया था और अब वापस 10 दिन बाद आया था। इस बीच उसने ना तो अपनी बीवी को कॉल मैसेज किया था और ना किसी और से उसका हाल दरियाफ्त किया था। आजकल कामों में वो कुछ ज़्यादा मसरूफ था। कामों में इस कदर उलझा हुआ था कि उसको ये तक याद न रहा कि वो अपने घर अपने नाम पर किसी को लाया है, जिसकी जिम्मेदारी अब उस पर थी। नीचे कमरे में जो मेरा वार्डरोब है, वहाँ से मेरे कपड़े निकाल कर यहाँ लाओ और कुक से खाना लगाने का भी कहो। सर झटककर आतिश ने उससे कहा तो वो सर को जुम्बिश देता कमरे से बाहर निकल गया। मैं अब उससे राब्ता कैसे करूं? मैं तो उसका नाम तक भूल गया हूँ। अल्लाह, इतना अजीब नाम था, अब कैसे याद रहेगा मुझे? आतिश यहाँ से वहाँ टहलता अपनी आईब्रो अंगूठे से मसल कर बड़बड़ाया। सुसर जी को कॉल करता हूँ। आतिश को अचानक असीर का ख्याल आया तो सेल फोन हाथ में लेता वो उसका नंबर डायल करने लगा, जो तीसरी बेल पर रिसीव हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। आतिश ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आतिश कैसे हो? असीर ने सलाम का जवाब देने के बाद पूछा। मैं ठीक हूँ अंकल। वो उसका पूछना था। उससे बात करवाएं मेरी। आतिश आंखें मीच कर बोला। अकदस की बात कर रहे हो? असीर ने चौंक कर पूछा। जी जी, अकदस की बात कर रहा हूँ। वो बहुत दिनों से आपकी तरफ है तो उसको अब वापस आ जाना चाहिए यहाँ। आतिश सुकून भरा सांस खारिज करता बोला। अकदस को आए अभी 4 दिन हुए हैं और उसने बताया था कि तुमने उससे कहा था कि वो चाहे तो 1 माह तक यहाँ रह सकती है। तुम्हें कोई ज़रूरी काम था? असीर ने कहा तो अकदस के ऐसे झूठ पर वो दांत कचाकर रह गया। जी काम था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया तो मैं ड्राइवर भेजूंगा। आप उसको कहिएगा कि तैयार हो जाए। आतिश ने संजीदगी से कहा। अकदस ड्राइवर की नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें उसको लेने आना चाहिए। असीर भी जवाबन संजीदगी से बोला। जी मैं जानता हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है, पर मैं बार बार गाँव नहीं आ सकता। मुझे 100 काम होते हैं। आतिश उसकी बात पर गहरी सांस भरकर बोला। ड्राइवर को भेजने की जरूरत नहीं, हम उसको मान के साथ भेज देंगे। असीर उसकी बात पर संजीदगी से बोलकर कॉल कट कर गया था। दूसरी तरफ आतिश गहरी सोच में डूब चुका था। अब खाला या खालू उन दोनों में से किसी से भी रुखसती की बात नहीं करेगी। ईशा ने संजीदगी से मीशा को देखकर कहा, जो आर्यन के साथ बैठी आगे मराहिल डिस्कस कर रही थी, और वो ये था कि ईशा की रुखसती होनी चाहिए। तुम्हारी खैर से अब शादी की उम्र है, और अब अगर मान आ गया है तो देर किस बात की? निकाह हो गया है तो अब रुखसती में क्या मसला है? मीशा ने उसको समझाने की कोशिश करते हुए कहा। डैड, आप मॉम को बताएं कि निकाह के वक्त में बोला था कि रुखसती मेरी मर्जी से होगी। ईशा संजीदगी से आर्यन को देखकर बोली। बिल्कुल, वो तुम्हारी मर्जी से होगी। अगर तुम नहीं चाहती तो नहीं होगी। आर्यन उसकी बात के जवाब में बोला। आर्यन, बजाय तुम इसको समझाने के तुम उसका साथ दे रहे हो। मीशा को हैरत हुई। जिंदगी खुशी ने गुजारनी है तो तुम्हारे कहने पर निकाह पर राजी हो गया था, लेकिन अब मैं नहीं चाहूंगा कि खुशी की रजामंदी के बगैर कोई काम हो। आर्यन ने उसको देखकर कहा। शुक्रिया डैड, मुझे समझने के लिए। वैसे भी जो मेरी तरफ देखता नहीं, जिसको मेरी कोई परवाह नहीं, मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ कैसे गुजार सकती हूँ? सॉरी मॉम डैड, लेकिन जिस इंसान में फैमिली वैल्यूज नहीं, उस इंसान की मेरी नज़दीक कोई वैल्यू नहीं। ईशा का लहजा दो टोक था। तुम जज्बाती हो रही हो। मान की किसी बात का तुम असर ना लो। वो ऐसा रिएक्ट हर एक के साथ कर रहा है। मीशा ने नरमी से कहा। मुझे जो कहना था वो मैं बोल चुकी हूँ। ईशा संजीदगी से कहती वहां से चली गई। आर्यन, तुम्हें उसका साथ देना नहीं चाहिए था। जीजू जुरेस की साइड कम होती है। मीशा ईशा के जाने के बाद बोली। रुखसती तब होगी जब मान खुद आएगा ये बात करने। आर्यन ने संजीदगी से जवाबन कहा। ये फैसला हमें लेना है। मीशा को उसकी बात अजीब लगी थी। हमने फैसला लिया था, नतीजा सामने है। हमारी खुशी की खुशी जाने कहाँ गुम हो गई है। मान की यूँ जाने से अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो हमारी खुशी का हुआ है। उसको यही लगता है कि हम पर बोझ थी और हमने उसको किसी और के सर मुसल्लत कर दिया। आर्यन ने कहा तो मीशा खामोश हो गई थी। उसको आर्यन की बातें सही लगी थी।
मैं फहद से बात करूंगी, मिशा ने कुछ सोचकर कहा। हूँ, और मान से पूछना कि इतने साल वो कहाँ गायब था। आर्यन ने कहा तो उसने अपना सर इस्बाब में हिलाया। सॉरी, खुरिया आज ग्रोसरी करने मार्केट आई थी जहाँ एक इंसान से उसका तसादम हुआ तो जल्दी से उसने माजरत की। खुरिया? जानी पहचानी आवाज पर उसने चौंक कर सामने देखा तो वो फिर हैरान रह गई। तुम? अफान को इतने साल बाद देखकर वो शिद्दत ज़दा रह गई थी। वो वैसा ही था जैसे 6 साल पहले था, बस एक चीज का इजाफा हो गया था, वो था आंखों पर नजर का चश्मा। आप यहाँ हैं? आपको अंदाजा है मैंने आपको इन सालों में कितना तलाश किया? अफान को खुशगवार हैरत हुई। तुमने मुझे तलाश करने की कोशिश क्यों की? खैर हटो यहाँ से, खुरिया ने संजीदगी से उसको देखकर कहा। खुरिया, आप प्लीज मेरी बात तो सुने। उसको जाता देखकर अफान जल्दी से उसके रास्ते में हाइल हुआ। अफान देखो, हमने पुराने सारे ताल्लुकात को भुलाकर यहाँ मूव ऑन किया है, तो मेहरबानी होगी जो तुम हमारे सामने ना आओ। खुरिया उसको देखकर संजीदगी से बोली। पुराने ताल्लुकात को हमने ख़त्म कर लिया, लेकिन मुझसे नहीं कर सकती। अफान ने संजीदगी से कहा तो वो अलर्ट हुई थी। मतलब क्या है तुम्हारा? खुरिया अनजान बनी। मतलब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि आप मेरे निकाह में हैं। अफान ने उसको देखकर कहा। ओ अच्छा, वाकई? यानी 6 साल बाद फाइनली तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी एक बीवी भी है। बाय द वे, तुम वही हो ना जिसने जरूरत के वक्त आंखें माथे पर रख दी थी, जो धमकी दे रहा था कि तलाक के कागजात भिजवाएगा, तो ऐसा करो जो पहले नहीं कर पाए वो अब कर दो। अभी इस वक्त मुझे तलाक दो ताकि ये फंदा मेरे गले से हट जाए। खुरिया उसको देखकर तंज़िए अंदाज में बोली तो अफान को उसकी बात पर शौक लगा था। उसको खुरिया से ऐसी कोई किसी बात की उम्मीद ना थी। आप जज्बाती बनकर कोई फैसला ना लें। मैं जानता हूँ मैंने जो किया था वो सही नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं खुद कश्मकश में मुब्तला था। मेरा दिमाग ऑफ हो चुका था, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं अगले दिन में आया था पर आप वहाँ ना थी। अफान ने उसको यकीन करवाने की कोशिश करते हुए कहा। देखो अफान, मुझे तुम्हारी किसी भी किस्म की सफाई देने पर कोई इंटरेस्ट नहीं, खुरिया ने बेलचक अंदाज में कहा। आप कहाँ रहती हैं? मुझे एड्रेस दे, आंटी के सामने बात होगी। अफान ने उसको देखकर कहा। अम्मी के सामने कोई बात ना होगी और ना तुम उनसे मिलोगे। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, बेहतर होगा जो तुम अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश रहो। हुरिया की बात पर अफान बस उसको देखता रह गया। कौन सी बीवी, किसके बच्चे? अफान ने पूछा। तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे। जाहिर सी बात है अब इन 6 सालों में तुमने मेरा इंतजार तो करा नहीं होगा। हुरिया फिर से तंज़ी अंदाज में गोया हुई। मेरा निकाह बस एक बार हुआ है और वो भी आपसे, अफान ने बताया तो इस बार हैरान होने की बारी खुरिया की थी। मान, आप हमें सारी हकीकत से आगाह क्यों नहीं करते? अकदस परेशान कुल लहजे में मान को देखकर बोली, जो उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। अपो प्लीज हमें कुरेदने की कोशिश ना करें, मान ने जब्त से कहा। आपको पता है हम कितना परेशान थे, किस कदर बुरे बुरे वसवसों से हमें घेरे हुए थे। अम्मा साई, बाबा साई, माही, ये सब हंसना तक भूल गए थे। अकदस ने उसको देखकर कहा। वो जान ना पाई कि अरमान अभी तक खामोश क्यों था। हम वापस आ गए हैं ना? अरमान ने जैसे बात खत्म की। आ गए हो, लेकिन पहले जैसा आप में कुछ भी नहीं। हम आपकी बड़ी बहन हैं जो आप किसी और को नहीं बता सकते, वो हमें बगैर किसी हिचकिचाहट से बताएं। अगस्त ने संजीदगी से कहा। 6 सालों के बाद आपको क्या लगता है कि सारी चीजें पहले जैसी होंगी? अरमान ने पूछा। हमें बस ये जानना है कि ऐसी क्या बात थी जो लापता थे और कहाँ थे, कैसे थे? लंदन में बाबा साई को आप ना मिले थे, वो मायूस होकर वापस लौट आए थे। अकदस अपनी जगह बजत थी, जिस पर जबड़े बीचकर अरमान उसकी गोद से सर उठाता उसको देखने लगा, जिसके चेहरे पर बड़ी बहनों वाली फिक्र थी। अब वाकई में जानना चाहती हैं? क्या हौसला है आप में? अरमान ने पूछा। हाँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अकदस को समझ नहीं आया कुछ। अगर वाकई में आप जानना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं। अरमान संजीदगी से कहता बेड से उठ खड़ा हुआ और वाइट गोल गले वाली शर्ट जो उसने पहनी हुई थी उसको उतारे अकदस की तरफ पीठ किए खड़ा हो गया था। वो जो नासमझी से उसकी हरकत देख रही थी, उसकी पीठ पर जले और कटे के साथ अजीब किस्म के निशानात देखकर उसके मुंह से चीख निकलती निकलती रह गई थी। वो साकित पुतलियों के साथ अरमान को देखने लगी, जिसके जिस्म पर नील के निशान थे। उसको कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हुआ था, लेकिन जो ख्यालात उसके दिमाग में आ रहे थे वो उनकी नफी करना चाहती थी। मान, उसके गले से फंसी फंसी सी आवाज निकली, गले में जैसे आंसू का फंदा अटक गया था।
बचपन से आप लोग खुश थे कि हमारा मान शहजादे की तरह दिखता है। वो असीर मलिक का अक्स है। खूबसूरती और वजाहत में अरमान मलिक को कोई मात नहीं दे सकता। तो सुन लें, ये हमारी इस वजूहत ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। वहाँ हमारे साथ वो हुआ जो यहाँ पाकिस्तान में कमसिन लड़कियों के साथ होता है। और पता है ऐसा जानकर करवाने वाला कौन था? अरमान उसकी तरफ रुख करता बोला तो अक़दस आंसू बहाती बस उसको सुनती गई। उसको अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बस अरमान को देखने लगी, जिसका चेहरा उसके अंदर का हाल बयान कर रहा था। कौन? अक़दस के मुंह से बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज निकले। बाबा साई की साबका बीवी और आपकी सगी मां ने बाबा साई से बदला लेने के लिए हमें यूज किया। आप उनके पास ना गई, वो सजा उसने हमें दी क्योंकि हम उनके आगे झुके नहीं थे। भूख में निवाला खाने के लिए उनकी मिन्नतें नहीं की थी। उनके दबाव पर अपना मजहब नहीं छोड़ा था। आप बताएं हम कैसे किसी और के आगे झुकते? हमारा सर भी एक है और हमारा रब भी एक है। वो औरत बहुत खतरनाक बन गई है। अरमान ने जो अब कहा उस पर अक़दस को लगा जैसे किसी ने उसके कदमों तले जमीन खिसका ली थी। ये अरमान क्या कह रहा था? यानी उसकी जिंदगी में इतना कुछ हो गया था और यहाँ किसी को कुछ पता नहीं था। वो ऐश भरी जिंदगी गुजार रहे थे जबकि अरमान ने अकेले तकलीफों को सामना किया था। मान अक़दस को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, कैसा रिएक्ट करे, जबकि अपनी शर्ट पहनता अरमान उसके पास बैठा। हमारी गैर मौजूदगी ने परेशान करने के बजाय आप लोगों को शगो शबात में रखा। आप सबको लगा कि हमने राह फरार तलाश कर दी, लेकिन ऐसा नहीं था। हम तो कब के मर जाते वहाँ रहकर अगर हमारी कोई मदद नहीं करता। अरमान ने कहा तो अपनी आंसू साफ करके अक़दस ने उसको देखा जिसके चेहरे पर गहरी संजीदगी का तासुर था। किसने मदद की थी? और आप उस औरत के चंगल से आज़ाद कैसे? अक़दस ने हिम्मत करके पूछा। था एक मसीहा जिसने आज़ादी दिलवाई। हम तो अनजान मुल्क में जख्मी वजूद के साथ जाने कहाँ जाने लगे थे। तब हमारा एक्सीडेंट उनकी गाड़ी से हुआ। होश आया तो उन्होंने बताया कि 1 साल बाद आया है। हमारी मेंटली कंडीशन बहुत ख़राब थी। उन्होंने भरपूर तरीके से हर लिहाज से ख्याल रखा, बगैर माथे पर शिकंजा ले। हमें यकीन न आता कि इस जहां में ऐसे लोग भी होते हैं जो बगैर किसी गर्ज के आपकी मदद करते हैं। अरमान उसकी बात के जवाब में ये बोला तो अक़दस की उलझन मजीद बढ़ गई थी। वो लड़की कौन थी जो उस दिन किसी डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही थी? नानू ने बताया था कि तुम खाली हाथ आए हो, तुम्हारा बाकी का सामान डॉक्यूमेंट्स। अक़दस ने जानना चाहा। उसके दिमाग में सवालों का अंबार था जिसका जवाब बस अरमान दे सकता था, लेकिन वो तो बस बात को घुमा फिराकर बयान कर रहा था। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो पहले थे, पासपोर्ट वगैरह, शनाख्ती कार्ड, उनको दोबारा हासिल करने में जिनी ने हमारी मदद की थी। हमारे अंदर जीने की चाह खत्म हो गई थी। उस चाह को बहाल जेनी ने किया था। वो एक साइकेट्रिस्ट है। अरमान ने बताया। तुम्हारा मसीहा कौन था? अक़दस को जो बात परेशान कर रही थी वो पूछ बैठी। नाम बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था नेकी वो होती है जो बाएं हाथ करवाए तो दाएं हाथ को खबर ना पड़े। जो बार बार बताया जाए और जताया जाए वो नेकी नहीं होती, वो एहसान होता है जिसमें एहसास नहीं होता, जबकि नेकी में एहसास छुपा होता है दूसरे इंसान के लिए। अरमान ने जवाब दिया तो अक़दस उसके जवाब पर लाजवाब हुई। उनका अरमान बाकी बड़ा हो गया था, शायद वक्त से पहले समझदार हो गया था। लेकिन नाम बताने से क्या हो जाएगा, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे, अक़दस ने कहा। बाबा साई ने कहा था कि आपको आपके ससुराल छोड़ आना है। जवाब में अरमान ने उसकी बात बदलकर कहा। ससुराल? अक़दस चौंक गई। आपके शोहर की कॉल आई थी, उनके पास ड्राइवर भेजना चाहते थे तो बाबा साई ने इनकार किया, अरमान ने बताया। उन लोगों को अब हमारा ख्याल आया? अक़दस से झटक कर बोली। क्यों, क्या आप वहाँ खुश नहीं? अरमान ने पूछा। खुश? तुम्हें पता है वो घर नहीं एक होटल है जहाँ इंसान कुछ वक्त के लिए रहता है फिर चला जाता है, अक़दस ने बताया। हमें आपकी बात समझ नहीं आई। अरमान ना समझी से उसको देखने लगा। छोड़ो इन बातों को और हमारी बात सुनो। तुम दोबारा से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो या फिर वो ख्वाब पूरा यहाँ करो जिसके लिए तुम यहाँ से गए थे, अक़दस ने कहा तो वो मुस्कुराया और अक़दस ने उसको ऐसे मुस्कुराता देखा तो उसको महसूस हुआ जैसे आज उसके डिम्पल्स भी उदास थे। इंग्लिश गाना गाना चाहते थे ना, लेकिन अब हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। हमारे दीन में सिंगिंग की इजाज़त नहीं। मुसाकी को हराम कहा जाता है।
اور ہمارے بابا سائی نے بھی کبھی ہمیں حرام کھانے نہیں دیا۔ پہلے ان کا اعتراض مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن اب آ گیا ہے۔ ہم جان گئے ہیں کہ والدین کی پناہوں سے نکلیں گے تو یہ دنیا نوچ کھائے گی۔ ہمیں لگتا تھا کہ بابا سائی بس یہاں ہمیں اس گاؤں میں قید کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ بس اس دنیا کا بھیانک روپ ہمیں دکھانا نہیں چاہتے تھے۔ 18 سال تک کسی نے ہم سے اونچی آواز میں بات نہ کی تھی، کسی نے غصے بھری نگاہ سے ہمیں دیکھا تک نہیں تھا۔ جہاں بھی جاتے لوگ جھک کر ملتے۔ کیوں ملتے؟ بابا سائی کی وجہ سے احتراماً ایسے ملتے۔ یہاں سے دور گئے تو ہمارے بابا سائی کا بس نام تھا، وہ نہیں تھے، جبکہ یہاں تو ان کی پرچھائی بھی ہمیں سورج کی کڑی دھوپ سے بچاتی تھی۔ ارمان نے کہا تو اقدس بس حیران ہوتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ مان، تمہاری ایسی باتیں ہمیں افسردہ کر رہی ہیں۔ اقدس اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہم خوش ہیں، بس بات کرنے کو دل نہیں چاہتا اس لیے کم بولتے ہیں، ورنہ مایوسی والی کوئی بات نہیں۔ ارمان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا بولا تھا، لیکن پھر بھی افسوس ہو رہا ہے، تمہیں کتنی محبت تھی سنگنگ سے اور کتنا خوش ہو کر یہاں سے گئے تھے۔ اقدس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کچھ بھی۔ کہتے ہیں محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو دنیا اور آخرت بن جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے ہم نا امید ہو چکے ہیں؟ ہم نا امید نہیں، ایک مرد کو نا امید ہونا جچتا نہیں۔ ویسے بھی وہ فرماتا ہے نا امید تمہیں تباہ کر دے گی، اللہ نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ ارمان ہلکی مسکراہٹ سجائے بولا، اس کو واقعی کوئی افسوس نہیں تھا کہ اس کا خواب پورا نہیں ہوا، ادھورا رہ گیا۔ تم واقعی خوش ہو؟ اور کیا یہ سب بابا سائی اماں سائی کو بتاؤ گے؟ اقدس نے پوچھا۔ ان کو پتہ چلے گا تو ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے جو جیسا چل رہا ہے اس کو ویسا چلنے دیں، ارمان نے سنجیدگی سے بتایا۔ تمہیں عشا سے بات کر لینی چاہیے، تمہیں پتہ نہیں اس کی زندگی کتنی متاثر ہوئی ہے، رشتے آئے دن اس کے آتے تھے لیکن ان کو ٹائم نہیں ملا۔ جواب میں لوگ بہتان بازی ایشو پر لگانے لگے تھے کہ ضرور اس میں کوئی خامی ہوگی۔ اقدس نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں؟ ارمان نے الٹا اسے سوال کیا۔ جو بات ہے وہ 6 سالوں سے تمہارے نام پر بیٹھی ہوئی ہے، تمہیں اب اس کو اپنانا چاہیے۔ اقدس نے سنجیدگی سے کہا، آپ شاید بھول گئی ہیں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، اس کے بعد ہم رخصتی کی بات کریں، کیا ہم اس کے قابل ہیں؟ کیا آپ چاہتی ہیں ہم ساری زندگی سر جھکا کر اس کے سامنے آئیں؟ ارمان تلخی انداز میں گویا ہوا، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اقدس کو دکھ پہنچا۔ پھر ہم کیا بات کریں؟ ہم اس سے بات کریں گے، لیکن رخصتی کی نہیں، بلکہ یہ بتانے کے کہ کیا ابھی بھی وہ ایسے شخص سے شادی کرے گی جس کے ساتھ حبشی لوگوں نے زیادتی کی ہے، اس سے اپنی ہوس پوری کی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے ایسی باتیں نہ کرو۔ اقدس سے اس کی ایسی باتیں سننا محال ہوئی تھیں۔ آپ سن کر تڑپ اٹھی ہیں، میں تو اپنے وجود پر یہ سب سہا ہے، یقین جانیں کبھی کبھار خود سے گھن آتی ہے۔ ارمان نے کہا تو اقدس لب بیچ کر بس اس کو دیکھتی رہ گئی۔ تم مرد ہو، بھول جاؤ، اور فرض کرو اگر خدا نہ خواستہ یہ سب عشا کے ساتھ ہوتا تو کیا تم اس کو چھوڑ دیتے، اپناتے نہیں؟ اقدس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اگر زندہ رہتی تو ضرور اپناتا، لیکن اپو 2 سالوں کا ٹارچر کوئی لڑکی برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ ایسی باتیں منہ سے نہ نکالے، کہتے ہیں کبھی کبھار قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے۔ ارمان نے کہا تو اب اقدس کے پاس جیسے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ باہر آ جائیے گا، آپ کو آپ کی سسرال ڈراپ کر دوں۔ اس کو خاموش بیٹا پا کر ارمان سنجیدگی سے کہتا اپنے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس اسٹوری کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگی۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو، بائے بائے۔